हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। हम पॉवर्टी का पार्ट 2 जो कि स्टडी करने जा रहे हैं। यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कि पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है। जनरली हम पॉवर्टी हमारे अगर दिमाग में आती है तो हमारे दिमाग में यही एक चीज़ पॉवर्टी को लेकर के क्लियर करता है कि उनकी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति जो कि सही नहीं है। अगर आप आर्थिक स्थिति से अगर कैलकुलेट करना चाहें तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि जो अमीर हैं फिर भी वो जो कि दुखी हैं। अगर आप किसी चीज़ को पैसा और हैप्पीनेस को अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो पैसा और हैप्पीनेस का रिलेशन नहीं है। सपोज करिए कि जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, झुनझुनवाला करके, उनका ये कहना था कि लोग जानते हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ, बट अगर मेरे हिसाब से आप पूछें तो मैं गरीब हूँ, क्योंकि अगर मेरी इच्छा कुछ करती है खाने की मीठा तो मैं नहीं खा पाता हूँ, क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद भी मैं अपनी इच्छाओं को मारता हूँ। और उसके लिए हमारा रीजन ये, जैसे सपोज करिए कि अगर मुझे मीठा खाने का इरादा कर रहा है तो मैं नहीं खा सकता क्योंकि मुझे डायबिटीज है। तो ये भी एक तरह की कहीं ना कहीं अमोरल पॉवर्टी के रूप में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आज हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी की क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, दो तरह की पॉवर्टी होती है, एक एब्सोल्यूट होती है, एक रिलेटिव होती है। एब्सोल्यूट में अगर हम बात करें आपसे कि रियल में एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, तो हम जानते हैं कि बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, जो हम कहते हैं कि भैया अगर ये बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही हैं, और जब रोटी कपड़ा मकान मिल जाता है तो हम बात करते हैं एडुकेशन और हेल्थ की बात करते हैं। जब एडुकेशन और हेल्थ, शिक्षा और स्वास्थ्य अगर मिल जाता है तो हम बात करते हैं अदर फैसिलिटी की, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो, रोड हो, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन अच्छा हो। बात समझिए, जैसे मान लिया कि हम तीन स्टेज पे बात करेंगे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे, रोटी, कपड़ा, मकान की बात करेंगे। अगर ये बेसिक चीज़ें मिल जाती तो हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में और एडुकेशन के बारे में बात करते हैं। जब हेल्थ एडुकेशन मिल जाता है तो हम इंफ्रा की बात करते हैं। इंफ्रा इंफ्रा सपोज करिए आपको रोड होना चाहिए, रोड होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, इसकी बात करते हैं। और इसके बाद अगर ये भी सारी चीज़ें अगर हमें अवेलेबल हो जाए तो हम इसके ऊपर और चले जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास स्मार्टफोन होना चाहिए, फिर उसके बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इसके बाद भी हमारे पास नॉर्मल फ़ोन होना चाहिए। अगर और आगे जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास आईफोन होना चाहिए, फिर उसके बाद हाई स्पीड या 5G स्पीड जो कि आप हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए। फिर इसके और अगर हम ऊपर जाते हैं तो हम ये चीज़ें, और मतलब कहने का मतलब है लिविंग स्टैंडर्ड ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम जो कि बढ़ते जाता है इस चीज़ को लेके। एब्सोल्यूट में हम बस यही करते हैं कि हमारे पास बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाए, और जैसे मान लिया रोटी कपड़ा मकान, ये चीज़ अगर हम नहीं कर पाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं उनको खाने के लिए दो वक्त की रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, रोड पे सोते हैं, भीख मांगते हैं, और पुराने और गंदे कपड़े जो है कि वो पहनते हैं, यूज करते हैं। तो इस तरह की अगर हम कहते हैं एब्सोल्यूट करते हैं। रिलेटिव की बात करते हैं। रियल में रिलेटिव पॉवर्टी होती क्या? सपोज करिए रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब ये होता है, एक अमन नाम का व्यक्ति है, इसके पास आईफोन है, ठीक है, उसके बाद जो है कि आपका मर्सिडीज है, इसके बाद अच्छी अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन एक दूसरा सोहन नाम का व्यक्ति है, सोहन नाम का व्यक्ति है, और इसके पास भी कुछ फोन्स वगैरह, स्मार्टफोन वगैरह है, बट ये एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं तो इसका पता ही चलता है कि जो सोहन है अमन की तुलना में जो है कि कम गरीब है, क्योंकि जो चीज़ इसके क्वालिटी की है इसके पास नहीं है और एफर्ट्स नहीं लगा सकता। यहाँ पे देखते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, पहली बात देखेंगे। दूसरी बात जो कि हम रिलेटिव और इनकम इनक्वालिटी की बात करेंगे दूसरे व्यक्ति से लेकर के। अगर हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करते हैं तो इसमें रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ एजुकेशन, सैनिटेशन फैसिलिटी जैसी चीज़ों को लेकर के हम बात करते हैं। ऐसे लोगों को हम मेजर करते हैं बीपीएल से, बीपीएल कार्ड जिनके पास होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के जब हम बात करते हैं तो बिलो पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं। इसके बाद मेजर, कैसे हम मेजर करते हैं पॉवर्टी को, एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कैसे हम मेजर करते हैं? पहली बात, पॉवर्टी लाइन डिफाइन की गई है इनकम लेवल, एक इनकम लेवल जो हमारी फुलफिल करे बेसिक नेसेसिटी, जो जरूरतमंद चीज़ है, रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है इन टर्म ऑफ द पर कैपिटा कैलोरी, और या फिर पर कैपिटा कंजम्पशन की बात करते हैं, कैलोरी कंजम्पशन की बात करते हैं। अटेंड द मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड, एक मिनिमम जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है उस चीज़ को लेके बात करते हैं। फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री में भी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री से अलग होता है। अगर हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करें तो इसका ये मतलब नहीं कि हम अमेरिका और
इंडिया या अदर कोई डेवलपिंग कंट्री की बात करें, क्योंकि अमेरिका या वेस्टर्न कंट्री जो होते हैं इनकी परचेजिंग पावर बहुत हाई होती है। आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, अगर परचेजिंग पावर पारिटी ट्रिपल पी की बात करते हैं, ट्रिपल पी ऐसा नहीं है। ट्रिपल पी का मतलब ये नहीं है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यहाँ इकोनॉमिक में रिलेशन है इसका। परचेजिंग पावर पारिटी मतलब एक व्यक्ति है यूएसए में और एक व्यक्ति है आपका इंडिया में या फिर नेपाल भूटान में है। जो क्षमता है, कोई मान लीजिए एक पेन है, एक बॉल है, इसको खरीदने के लिए इसके पास $500 का भी है और इसके पास 500 रुपये भी नहीं है। तो दैट्स व्हाई यू कैन से कि परचेजिंग पावर पारिटी इन यूएस इज हायर देन द इंडिया या अदर कंट्री। तो यहाँ पे अलग हम बात करते हैं अलग अलग कंट्री से। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, कोई 47 रुपये पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है पर डे में, कोई जो है कि नहीं करता, एबल नहीं है कि वो इतना बेसिक चीज़ें भी खरीद कर पाए। बात समझ रहे। अगर हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार देखें कि वर्ल्ड बैंक क्या करना चाहता है, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन ये करता है 1.90 पर कैपिटा पर डे। अगर डॉलर अगर खर्च करता है अप्रॉक्सीमेटली $2 अगर वो खर्च करता है पर डे, तो आप समझिए कि वो गरीब नहीं है। अगर पर डॉलर या प्रेजेंट टाइम में बात करें कि आज $1 की जो कीमत है आप समझ सकते हो 80 रुपये है, तो मतलब $2 की पकड़ते हैं, $2 की तो 160 रुपये, अगर मतलब अप्रॉक्सीमेटली 150 के आसपास अगर कोई इंडिविजुअल डेली खर्च करता है अपने लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, तो समझिए कि पॉवर्टी एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। दूसरा जो काउंट किया जाता है, पहला हम जब एब्सोल्यूट में काम करते हैं तो पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं। दूसरा हेड काउंट की बात करते हैं। हेड काउंट का मतलब ये हो गया कि हर इंडिविजुअल की बात करते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ द पीपल और टोटल नंबर्स ऑफ द पीपल दैट दोज आर द कैपेबल टू पर एफर्ट द बेसिक नीड्स। मतलब मान लीजिए 100 लोग हैं या 1000 लोग हैं, 1000 लोग हैं यहाँ पे, और इनमें से 1000 लोग में से 1000 लोगों में से 100 लोग ही जो ऐसे हैं कि खरीद पाते हैं, तो इसको हम 100 से इंटू कर देंगे तो चीज़ें आ जाएंगे हेड काउंट रेशियो की क्या है। फिर इसके बाद अगर हम पॉवर्टी गैप की बात करते हैं, रेशियो की बात करते हैं, कितने लोग गरीब हैं, 1000 लोग हैं, ठीक है, 1000 लोग हैं, इनमें से 200 लोग ही ऐसे हैं कि अपनी बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करवा पाते हैं या फिर अपनी बेसिक नीड से कर पाते हैं, तो हम इसको जो है कि कहते हैं रेशियो। तो अब इधर 800 हो जाएगा और इंटू 200, तो हम इसको 0 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4:1। इस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं इनको कि पॉवर्टी गैप रेशियो की बात करते हैं। के बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, देखते हैं क्या है इसी पे। नेक्स्ट पे जो हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी को करते हैं, आप स्क्वायर पॉवर्टी गैप की बात करते हैं। इसका पॉवर्टी गैप डिटरमाइन डिग्री, कितने डिग्री आप पॉवर्टी में हो। सपोज करिए स्क्वायर द मेथड पॉवर्टी गैप इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड की बात करते हैं। और इसके मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी, देखिए एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है और इसका है कि मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स है। इट नॉट ओनली द डिपेंड अपॉन द इनकम, ये कोई इनकम पे डिपेंडेंस नहीं होता है, बल्कि ये भी होता है कि हेल्थ और लैक ऑफ एजुकेशन इनक्वालिटी को भी बात करते हैं, इन पे इंक्लूड करते हैं पॉवर्टी। अगर मल्टी डायमेंशन से ही पता चलता है कोई एक डायमेंशन नहीं है, इनकम ही नहीं है, इसमें आपका हेल्थ और एजुकेशन और स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड की भी बात करते हैं। डिफरेंट सेक्टर डायमेंशन, अगर हम मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी की बात करते हैं तो जनरली देखिए इसमें 3 डायमेंशन होते हैं और 10 इंडिकेटर होते हैं। 3 डायमेंशन क्या होते हैं, एजुकेशन, दूसरा हेल्थ होता है और तीसरे की बात करते हैं तो लिविंग स्टैंडर्ड होता है। इज दैट क्लियर ये चीज़ें। और इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं हम इंक्लूड करके। अब इसके बाद मेथड द एस्टिमेट, क्या मेथड्स है जो कि हम इंक्लूड करते हैं, हमने देखा 3 चीज़ें, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड है, मिक्स रिफॉर्म रिकॉल पीरियड है, मॉडिफाइड मिक्स्ड पीरियड है। तो ये सारी चीज़ें डाटाबेस पे दी गई है तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम आगे चलते हैं अपना जो कि सीधे बात करेंगे कि वेरियस एस्टिमेशन। और देखिए अगर हम एस्टिमेट अभी तक क्या किए हैं पॉवर्टी इंडिया इंडिपेंडेंस से लेकर के, अगर हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करें पहली बार, तो अगर हम पहले अगर बात करें तो दादा भाई नौरोजी सर थे जो इन्होंने ये पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में एक नामक बुक लिखा था। दादा भाई नौरोजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। आई होप कि सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886 के साथ थे। I'm sure but second and the third, I think second is the president of the Indian National Congress in 1886 में। तो इन्होंने बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे और इन्होंने पहली बार एक बुक लिखा था, पहली बार क्या
कई बुक लिखे थे। इनकी एक बुक थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कहते हैं पॉवर्टी और ब्रिटिश रूल का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम गरीब हैं तो इसके पीछे रीजन है ब्रिटिश गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो ब्रिटिश है, क्योंकि ये यहाँ की रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करती है और यूरोप में ला करके सेल करती है, और दूसरी चीज वहाँ के फाइनल गुड्स बने हुए जो होते हैं ला करके इंडिया में सेल करती है, जिससे क्या होता है रॉ मटेरियल अगल जाता है, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता है और लोगों को रोजगार नहीं मिलता। रोजगार नहीं मिलता, लोगों के पास इनकम नहीं आती है। दैट्स वाई ये ऐसा होता है कि उनकी परचेजिंग पावर कम होती है, और यही यहाँ से रॉ मटेरियल जो कच्चा माल होता है ले जा करके यूरोप में ये रखते हैं, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। इंडस्ट्री होती है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होता है, और वो एम्प्लॉयमेंट जो करते हैं रोजगार वहाँ पे मिलता है, वहाँ पे रोजगार करते हैं, उनको इनकम आती है, फिर वो जो कि यूज करते हैं। और इंडिया की जो डुअल स्टैंडर्ड की जो पॉलिसी थी कि यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाओ, यहाँ पे कुछ ना दो, फाइनल गुड्स ला करके फिर यहीं पे बेचो, जो मर्केंटलिज्म की पॉलिसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसको लेकर के है। तो इन्होंने ये कैलकुलेट किया था 16 से 35 रुपए पर कैपिटल ईयर की बात करते थे। और इसके ही नेबर है यूज द वर्ड पॉवर्टी लाइन, वो कभी एक शब्द यूज नहीं किए। ये आपके मॉडर्न इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि दादा भाई नौरोजी जो सर थे, इन्होंने कभी जो है कि पॉवर्टी लाइन जैसे वर्ड कभी नहीं यूज किए। उन्होंने यूज किया था सब्सटैंशियल बेसिक बेस्ड पॉवर्टी लाइन को यूज किया था। और लेटर 1938 में नेशनल प्लानिंग कमिटी एक स्टैब्लिश की गई, उसको हेड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और रिगार्डेड द रिडिक्यूबल मिनिमम इनकम की बात किया था उन्होंने। 15 से लेकर के 25 रुपए के बीच में पर मंथ जो खर्च करता है तो उसको मानते हैं। हालांकि 15 से लेकर 25 रुपए बहुत अच्छे खासे, आज से 70 साल 75 साल पहले अच्छे खासे अमाउंट हुआ करते थे। कम से कम आप बता सकते हो कि ठीक ठाक अमाउंट है। फिर उसके बाद अगर हम आगे आकर के बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो जो चीज़ें की गई पॉवर्टी रिडक्शन में, अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन कौन से स्टेप लिया कि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए, गरीबी को कम किया जाए। तो देखिए बहुत से कदम उठाए गए, एस्टिमेट किया गया, और कमेटी उसमें से थी मिहान, BS मिहान स्टडी किए थे। अहलुवालिया, MS अहलुवालिया जो कमेटी थी उसको स्टेब्लिश किया था। फिर उसके बाद PD ओझा कमेटी थी। फिर बारधर, ठीक है, बारधन एक कमेटी स्टेब्लिश की गई। फिर तेंदुलकर कमेटी, फिर केलकर जो कि नीलकंठ कमेटी स्टेब्लिश की गई। फिर उसके बाद हुआ था एक कमेटी और स्टेब्लिश की जिसको कहते हैं अलग टास्क फोर्स बोला जाता है। उसके बाद लकड़ावाला कमेटी की स्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है, 73 में। तो डिफरेंट ने किया था, और इन्होंने अपनी अलग अलग तरीके की एस्टिमेशन किया था कि क्या आधार क्या बेसिक चीजें होना। जैसे एक थे सुरेश तेंदुलकर कमेटी भी स्टैब्लिश की गई थी। अगर हम बात करें कि NSSO का जो रिपोर्ट आया हुआ है 61 रैपिड रिपोर्ट, इसमें डाटा दिया गया है, बट ये डाटा ये आउटडेटेड है। अब हम जो डाटा लेंगे हमारा जो कि इकोनॉमिक सर्वे जो आएगा 2023-24 का, उसके बारे में हम बात करेंगे, तब हम पॉवर्टी का डाटा अपडेट करेंगे, वहाँ पे अलर्ट रहना आप। इज दैट क्लियर? और इसके बाद अगर हम और चल के आगे बात करते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा हमें समय दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे रंगराजन कमेटी भी 2011-12 में भी स्टैब्लिश की गई थी। रंगराजन कमेटी, एक सेकेंड, रंगराजन कमेटी यहाँ पे स्टैब्लिश की गई 2011-12 में, इन्होंने भी किया। तो यहाँ पे मैं मेंशन क्यों कर रहा हूँ कि हमें पता होना चाहिए कि रियल में क्या है। देखिए जनरली तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी ही जो ऐसी थी कि इनको कंसीडर किया जाता है कि कैलकुलेट हाउ टू पॉवर्टी, हाउ मेनी आर द पॉवर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो यहाँ पे तेंदुलकर कमेटी और उसके बाद रंगराजन कमेटी के बारे में बात करेंगे। तेंदुलकर कमेटी 2009 में स्टैब्लिश की गई थी, रंगराजन कमेटी 2014 में जो अपनी रिपोर्ट सबमिट किया। ये पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, और फैमिली फॉर 5 ईयर की बात करते हैं। और इन्होंने जो मेथड यूज किया था MRP मेथड यूज किया था, इन्होंने MMRP मेथड यूज किया था। इन्होंने ओनली कैलोरी को कंसीडर किया था, कैलोरी कितना मिलना चाहिए, और जो रंगराजन कैलोरी प्रोटीन के बारे में प्लस फैट कितना होना चाहिए इसके बारे में भी कंसीडर किया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये कहते हैं पॉवर्टी लाइन के बीच में जो है 37.2% जो कि 2014-4-5 के डाटाबेस के एस्टीमेट पे, और इनका कहना है 29 जो कि 2000। बट अगर एक बात यहाँ पे हम कंसीडर करें अपने हिसाब से, कंसीडर करते तो रंगराजन कमेटी जो है
ये ज़्यादा ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट इसकी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, एक कैलोरी, प्रोटीन, फैट सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है। कैलोरी से ही सारी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत से प्रोटीन्स होती है, मैक्रो प्रोटीन्स, न्यूट्रिशन जो होते हैं आपके बॉडी में डेफिशिएंसी क्रिएट करते हैं, जैसे आयरन, कैलोरी, सारी चीज़ें होती हैं। अब हम बात करेंगे आगे चल करके, जो है हमारे लिए बीपीएल सेंसस की बात करते हैं, ये अलग चीज़ है। देखिए अभी हाहाकार मचा हुआ है कास्ट सेंसस को लेकर के, आगे चलेंगे देखेंगे कि क्या होता है। 2024 की इलेक्शन बहुत बड़ा एक एजेंडा के रूप में निकल करके आ रहा है कि कास्ट सेंसस ऑल इंडिया लेवल पे होना चाहिए। यहाँ तक कि इंडियन नेशनल कांग्रेस राहुल गांधी ने अनाउंस किया कि अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम जो है कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाएंगे। जो ओबीसी और एससी एसटी जो भी हैं, जितनी जिनकी संख्या उतनी उनकी भागीदारी होगी। इसके बाद अमर्त्य सेन कैपेबल अप्रोच। अमर्त्य सेन देखिए बहुत बड़े इकोनॉमिक्स हैं, इंडिया के ही वो बिलोंग करते हैं। ये नोबेल लूरियंस रहे हैं, नोबेल जो कि नोबेल इकोनॉमिक्स में जो भी इन्होंने पाया है। इन्होंने बहुत सी सारी चीज़ें किया है। इन्होंने पीपल फोकस अप्रोच के बारे में बताया, इनहांस वेल बीइंग बाय एक्सपेंडिंग देयर कैपेबिलिटी। ये वेल बीइंग के बारे में बात करते हैं, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में भी बात करते हैं ये। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या है हमारे लिए ऊपर। अमर्त्य सेन पॉवर्टी लाइन, ठीक है। रेंडमाइजेशन, हाँ एक चीज़ और मैं बात करूंगा यहाँ पे, रेंडमाइजेशन के रेंडमाइज के बारे में बात करेंगे। देखिए अभिजीत बनर्जी, फिर उसके बाद ईस्टर्न डुफ्लो और मिचेल कार्लमेल। अब देखिए जो डुफ्लो हैं ये इनकी वाइफ है। तो इन्होंने 2019 का इकोनॉमिक में जो कि नोबेल प्राइज पाया था, किस किस चीज पे? रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई इंडिया है, ये मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, और इंडिया में एक जगह कंसंट्रेट करके वहां पे कोई डाटा को कंसंट्रेट करके उसको, मतलब फोकस्ड कोई इकोनॉमिक प्लानिंग अगर किया जाए तो उसका आउटकम क्या आएगा, उस चीज को लेकर के इन्होंने जो है कि बात किया था, तब इनको जो है कि मिला हुआ था नोबेल प्राइज। अब हम आगे आकर के बात करेंगे जो हमारा आएगा, देखते हैं। इनइक्वालिटी की बात करते हैं। रियल में इनइक्वालिटी होती क्या? इनइक्वालिटी को आप बोल सकते हो कि रिलेटिव पॉवर्टी। क्या बोल सकते हैं? रिलेटिव पॉवर्टी, पॉवर्टी, ठीक है। हम इसको रिलेटिव पॉवर्टी के रूप में भी देखते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा, एक सेकंड, ठीक है। रिलेटिव पॉवर्टी के रूप में भी देखते हैं। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का ही भी ये भी तो मतलब हो जाता है ना कि हम दो व्यक्ति के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे कल आप मोहन एंड सोहन के बीच में किसके पास कितनी कैपेसिटी है। तो इस पे यहाँ पे बात करते हैं कॉजेस क्या हो सकते हैं इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी के लिए। देखिए जनरली होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, तो फेस्टिवल जो होती है, फिर उसका अर्बन बायसनेस, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फिर उसका हाई इन्फ्लेशन ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस एंड द मोर फोकस ऑन द कैपिटल इंसेंटिव वे। जो होता है कि आप बोल सकते हैं इनइक्वालिटी की बात किया जाए तो ये क्या होते हैं, बायस होते हैं जनरली। बायस क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनके पास ज़्यादा मनी होती है, अर्बन एरिया में ज़्यादा इंफ्रा बेसिक चीज़ें अवेलेबल होती है। जैसे आपको बैंकिंग सिस्टम चाहिए, हर कदम पे आपको एटीएम बैंकिंग सिस्टम मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप जाएंगे शहर में तो जो कि रूरल एरिया में, तो वहाँ पे जो कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो ये कहने का मतलब है कि क्या कॉजेस होते हैं कि इसको करने के लिए। अगर यहाँ पे हम बात करें, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि कैसे इसको जो है कि मेथड क्या हो सकते हैं कि हम इसको कैलकुलेट करें किस किस मेथड से इनकम इनक्वालिटी के बारे में। देखिए देखिए एक वर्ड आता है गिनी कॉफिन के बारे में बात किया था। इसको डेवलप किया गया था किसे? कोराडो गिनी, और इन्हीं के नाम पे जो कि गिनी कॉफिन के रूप में दे दिया। और इसमें ये कहते हैं इनकम इक्वलिटी की डिग्री की बात करते हैं। अगर हम आगे आके देखें तो यहाँ पे इनका डायग्राम भी दिया गया था, हालांकि डायग्राम नहीं दिया गया है इनका, जो कि लोरेक्स वगैरह का दिया गया। तो ये कहते हैं इनइक्वालिटी और इनकम के बारे में बात करते हैं। ये 0 से लेकर के 1 के बारे में, ये भी इनका बेसिक वैल्यू है गिनी कॉफिन के बारे में। ये डायलॉग द लाइन बिटवीन द लॉफिर कर्व डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया ऑफ द हॉल स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। अगर हम दूसरी बात करते हैं तो लॉरेंस कर्व की बात करते हैं। यहाँ पे लॉरेंस कर्व की अगर बात करते हैं, यहाँ पे आप देखिए
इस एरिया को ये कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है आपका ये वाली जो एरिया है, जैसे यहाँ पे आप अगर हम एल मार्क करते हैं यहाँ पे लेकर के, ठीक है, अगर हम इस डायग्राम को इस पे लाएं, ठीक है, अब ये कहते हैं अक्यूमुलेट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन एंड द लाइन ऑफ इनइक्वालिटी परफेक्ट की बात करते हैं। अब इसके बीच में जो एरिया है यही जो कि आप बोल सकते हैं कि पुअर लोग हैं। अब यहाँ पे देखते हैं रिलेशनशिप अब बिटवीन परसेंटेज ऑफ द इनकम अर्निंग द परसेंटेज ऑफ द पीपल, मतलब कितने परसेंटेज लोग अर्न कर रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज। जैसे हम कहते हैं ना 90% जो कि वेल्थ जो होती है वो 10% लोगों के पास ही कंसंट्रेट होती है। तो इसमें ये जो लॉरेंस कर्व की बात करते हैं, इसके इनकम और पीपल के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। प्रेजेंट स्टेटस ये भी बहुत पुराना डाटा है तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आगे चले। इम्पैक्ट, अगर हम कहते हैं कि इनइक्वालिटी जो है इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो ये देखिए जो अमीर लोग हैं वो दिन पे दिन जो है कि अमीर होते जाएंगे, पुअर जो लोग हैं दिन पे दिन जो कि पुअर होते जाएंगे, और एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा अमीर एंड गरीब के बीच में, और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जैसी चीजें आएंगी। गवर्नमेंट ने क्या किया इनइक्वालिटी को कम करने के, लैंड रिफॉर्म किया, मोनोपोली जो कि डिक्रीज किया, कॉम्पिटिटिव कमीशन जो कि लाया गया 2002 में एक्ट लाया गया, और उसके बाद एमजी नरेगा लाया गया जिसके कि बेसिक नीडें प्रोवाइड की जा सके। फिर उसके बाद डायरेक्ट टैक्स में जो कि इंक्रीज किया। देखिए डायरेक्ट टैक्स में इंक्रीज क्या होता है कि डायरेक्ट जो इंडिविजुअल लोग होते हैं ना उन पे जो कि इम्पेक्ट ये चीज करती हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करें और एजुकेशन वेलबींग जॉब के लिए भी बात कर सकते हैं आप, जो कि जॉब देख सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट एक दूसरा है, हमने पॉवर्टी के बारे में बात किया था, पॉवर्टी पार्ट 1 पार्ट 2 हो गई। अब हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बात करेंगे आगे चल करके, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही रहेगा, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद जय भारत।